स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। चंदू और मेरी बुक में कवर ही नहीं होता था। हमारी बुक ही 23वें पन्ने से शुरू होती थी। शुरू के 22 पन्नों के हम हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ा दिया करते थे। नर्स ने मेरे पापा को बुलाया और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। पापा ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस हमें दे दो, लड़का आप ही रख लो। ये तो हम सब ने सुना है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार प्यार भी एक ही बार होता है। लेकिन अगर तुम रोज मर रहे हो, कुत्तों की तरह मर रहे हो, तो या तो तुम लड़के हो या फिर तुम लड़के हो। फिर से सुनने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों बार लड़के ही बोला है, क्योंकि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सिलसिला शुरू वहां से होता है जब मैं पैदा हुआ, और जब तक मुझे ये पता चल पाता कि इस दुनिया में लड़कों को इज्जत और काम दोनों नहीं मिलते हैं, तब तक मैं इस दुनिया में आ चुका था। नर्स ने मेरे पापा को बुलाया और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है। पापा ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस हमें दे दो, लड़का आप ही रख लो। मेरे घर वाले आपस में ग्रुप बनाकर बात करने लगे। बार बार मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा कि कितना खुशनसीब हूं मैं, अस्पताल में ही नाम सोच रहे हैं मेरा। फिर बाद में पता चला कि वो प्लानिंग कर रहे थे कि ठीक है, अब ये जो गलती हो ही गई है, इसे घर भी ले जाना है या नहीं। उससे भी बड़ा सवाल यह था कि इसे घर तक ले जाएं कैसे, क्योंकि शक्ल भी उतनी खास नहीं थी मेरी उस टाइम। वो 20 रुपए की पानी पूरी और उसके साथ लास्ट में जो सूखी वाली मिलती है वो भी खाने के बाद एक और एक्स्ट्रा मांगो, तो कैसे वो पानी पूरी वाला चिड़चिड़ाहट में सबसे ज्यादा जली हुई पानी पूरी को ढूंढकर उसमें हर कुछ डालकर दे देता है। ठीक वैसा ही भगवान ने मेरे साथ किया था। और उसे खाने के बाद जो रिएक्शन तुम्हारा होता है, सेम वही रिएक्शन मेरे मम्मी पापा का था। मैं इतना बदसूरत था कि अगर मैं हाथ पैर की कोई मूवमेंट ना करूं तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढ ही ना पाए कि इस कमरे में लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग कौन है। बदसूरती बिल्कुल अपने चरम पर। तो कुछ देर डिस्कशन करने के बाद डिसाइड हुआ कि मुझे एक थैले में रखकर घर ले जाया जा रहा है, ताकि पड़ोसियों को पता ना चल सके कि इनके साथ इतनी बुरी घटना घट चुकी है। तो मुझे थैले में रखकर घर ले जा ही रहे थे कि इतने में डॉक्टर ने सामने से आकर उसकी फीस मांग ली। पापा ने कहा कि ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है तुमने इस चीज को दुनिया में लाकर, जो मैं तुम्हें फीस दूं। मेरा खर्चा ही बढ़ाया है तुमने। उल्टे पैसे तो मुझे तुमसे मांगने चाहिए, क्योंकि इसे हम घर भी ले जा रहे हैं। देखो, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री डॉक्टर ने डिलीवरी करने के बाद एक पेशेंट को पैसे दिए। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। घर पर भी मेरे साथ उतना खास अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। जेंडर प्रेफरेंस पर घर के फैसले लिए जा रहे थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी है, तो उसे पापा गाड़ी से कोचिंग छोड़कर आते थे। एक दिन मैंने भी कह दिया कि मुझे भी गाड़ी से छोड़कर आओ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर उस दिन पापा मुझे कोचिंग छोड़ने चले जाते तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने होता ही नहीं। मेरे नाम के आगे RIP लग जाता, क्योंकि पापा वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अगले दिन खबर आती कि एक बाप ने बीच चौराहे पर बेरहमी से अपने बेटे का कत्ल कर दिया। क्योंकि जिस कोचिंग के लिए मैं रोज घर से निकल रहा था, उस नाम की कोचिंग हमारे पूरे जिले में नहीं थी। लेकिन मैं बचपन से ही काफी ईमानदार रहा हूं। हर काम को पूरी शिद्दत और लगन के साथ करता हूं, इसलिए मैं डेली कोचिंग जाता था। कंसिस्टेंसी भी तो कोई चीज होती है। अब मैंने फ्लो में कह तो दिया कि मुझे भी गाड़ी से छोड़कर आओ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी फटकर 24 हो रही थी कि कहीं यह सच में छोड़ने ना चले जाए। बट ड्यू टू जेंडर प्रेफरेंस प्रथा, पापा ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस घर के चिराग ना होते तो कब के बुझा दिए गए होते। चुपचाप पैदल चले जाओ। देन में घर से स्कूल के लिए भी निकलता था, बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल ही जाना पड़ता था। वहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पापा गाड़ी से छोड़कर आते थे।
तो स्कूल लाइफ तो मेरी काफी मजेदार थी। यह बोलना कंपलसरी होता है 12th के बाद, भले ही तुम्हें रोज कुत्तों की तरह मारा गया हो, पर बोलने में क्या जाता है, फेंकने में कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे। स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। चंदू और मेरी बुक में कवर ही नहीं होता था। हमारी बुक ही 23वें पन्ने से शुरू होती थी। शुरू के 22 पन्नों के हम हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ा दिया करते थे, पर आज तक कभी भी इस बात का घमंड नहीं किया कि कितना पोटेंशियल है हम में। ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहा करते थे हम दोनों। तो सुबह सुबह हमारी असेंबली होती थी और उसमें एक लाइन बुलाई जाती थी कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, और ये लाइन लड़कियां छांव में खड़ी होकर बोलती थी और लड़के मार्च अप्रैल की कड़कती धूप में तड़पते हुए, तिल मिलाते हुए बोलते थे। लड़कों की सारी फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स पाउडर चेहरे से बहते हुए शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में उतर जाया करता था। माथे का पसीना लाइन बोलते बोलते मुंह में घुस रहा था। चक्कर आ रहे हैं पर गिर नहीं सकते, क्योंकि मर्द की लेगेसी भी तो बरकरार रखनी होती थी। असेंबली खत्म हुई, सब जाने लगे। हम भी अपना पसीना पोंछते पोंछते जा रहे थे। इतने में मुझे एक सर ने रोक लिया। मैंने पूछा कि सर मुझे क्यों रोका है? तो कहते हैं कि तुम्हारे बाल बड़े हैं, 15 दिन से कह रहा हूं कटवाने की, लेकिन तुम कटवा नहीं रहे हो, आज तो पनिशमेंट ही मिलेगी। मेरे साइड में एक और स्टूडेंट खड़ा हुआ था। मैंने कहा सर इसके बाल मेरे बालों से 5 गुना बड़े हैं, फिर तो इसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो गाली देने लगे मुझे, बहस करने लग गए मुझसे। कहते हैं लड़की है वो, और लड़कियों के बाल बड़े ही होते हैं। बताओ ये क्या बात हुई? मतलब तुम्हारी भ्रष्टाचारी पकड़ी गई तो हर कुछ ही नियम बना रहे हो तुम। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो मुझे। अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हो तुम। ऐसा तो नहीं था ये देश मेरा। होमवर्क करके नहीं लाने पर भी हमेशा मुर्गा ही बनाया जाता था, कभी मुर्गी नहीं बनाया इन लोगों ने। चलो ठीक है मुर्गा बनाया, पर वो भी हमेशा लड़कों को ही बनाया, लड़कियों को कभी कुछ नहीं बनाया इन लोगों ने। क्या लड़कियों का इस धरती के जीव जंतुओं से कोई वास्ता नहीं है? मतलब एक तो हमारे मुर्गेस भाई के साथ वहां अन्याय हुआ, और दूसरा हमारे साथ भी। कहां जाएं हम? पूछता है भारत कि इस देश के मर्दों के साथ कब तक ऐसा व्यवहार होता रहेगा? आखिर कब तक हमें यह सब सहना पड़ेगा? मुझे जवाब चाहिए सरकार से। नरेंद्र मोदी को खुद बात करनी होगी मुझसे।